स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है बंस प्रताप और आज आप सीखने वाले हो कार्बन एवं उसके यौगिक। हमारे ज्यादातर साथियों को दोस्तों इस चैप्टर को लेके डाउट रहता है और दो तीन मेरे दोस्त हैं जो कि इस चैप्टर का नाम सुनते ही केमिस्ट्री बंद कर देते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है साथियों, हम मिलकर सीखेंगे, हम मिलकर प्रयास करेंगे कि आखिर इस चैप्टर को सरल कैसे बनाया जाए और हम कोशिश करेंगे, मैं 100% दूंगा अपना। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये कि आपको ये चैप्टर समझाया जा सके आसान से आसान शब्दों में। तो आपको क्या करना है, बस आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और आपको समझ में आएगा। पहले दोस्तों हम एकदम तुरंत इसमें डीप में नहीं घुस जाएंगे और आपके दिमाग से ऊपर तक में जाएगा। पहले मोटा मोटा देखेंगे कि आखिर ये सब है क्या, उसके बाद हम इस पे अटैक करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे। लेकिन आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम किन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, हम क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं। देखिएगा, पहले हम ये जानेंगे कि साथियों आपका ये कार्बन क्या है। आखिर दोस्तों हम इस शब्द पे जोर करते हैं कि कार्बन है क्या। कार्बन जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। साथियों जो आपका कार्बन है, जो एक तरीके से खनिज में भी उपलब्ध है, भूप्रकृति पे जो खनिज है कई प्रकार से पाई जा रही है। एक पेट्रोलियम के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, कई सारे रूप में मिलते हैं। तो कार्बन ज्यादातर आपको प्रत्येक वस्तु में दिखेगा, ज्यादातर आपको वस्तुओं में कार्बन दिखेगा। कार्बन का कुछ ना कुछ कंटेंट मिला होगा उसमें। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि दोस्तों अब कार्बन की मात्रा विभिन्न विभिन्न जगह पे विभिन्न विभिन्न है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं भूप्रकृति जैसे खनिजों और हाइड्रोजन, कार्बोनेट और पेट्रोलियम में जो कार्बन की प्रतिशत रहता है वो लगभग ये रहता है 0.02%। 0.02% ये इतना रहता है कार्बन के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं जो कार्बन का इंट्रोडक्शन है, क्या जो कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन है वो आप क्या करोगे, बुक पढ़ो और उससे रट लो क्योंकि अब दिसंबर है, आज मैं 3 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूं। तो कार्बन के बारे में जितनी मोटी मोटी नॉलेज है, जैसे कि कार्बन यहाँ पर इतना परसेंट है, यहाँ पर इतना परसेंट है, वो चीज आप रट लो। मैं आज आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जैसे यौगिक को इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे करते हैं। और मैं ये आपको यूपीएससी में जितनी यूपीएससी नहीं, आईपीएससी में जितना नामकरण में कठिनाई होती है ना, वो सब कठिनाई आपको नहीं होगी। बस आप वेट कीजिए, देखिएगा। आपने देखा कि कार्बन जो है वो जो भूप्रकृति जैसे खनिज, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, इनमें लगभग 0.2% नहीं 0.02% उपस्थित होता है। हमारी वायु में एक गैस उपस्थित है। क्या दोस्तों, हमारी वायु में एक गैस उपस्थित है। ऐसा होता है, देखिए वायु में ऑक्सीजन है, जब कार्बन का हम पूर्ण दहन करते हैं। देखिए एक चीज सीखे, फिर मैं आपको देखो अभी मजा आएगा। देखो मैं आपको क्या बताता हूं, जब साथियों कार्बन का हम पूर्ण दहन करते हैं, क्या जब हम कार्बन का पूर्ण दहन करते हैं, देखिए जैसे आपने दोस्तों कार्बन का पूर्ण दहन किया, पूर्ण दहन का मतलब ये होता है उसे हम ऑक्सीजन अच्छी तरीके से दे रहे हैं और जला रहे हैं। जब दोस्तों देखिए ये कार्बन है, कार्बन मतलब कार्बन सॉलिड है, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसे ऑक्सीजन दी, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको पूर्ण दहन कर रहे हैं। पूर्ण दहन मतलब पूरा जला रहे हैं, पूर्ण दहन। बस आप समझने का प्रयास कीजिए। जब हम कार्बन का पूर्ण दहन कर रहे हैं तो हमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, CO2 गैस। कौन सी गैस मिल रही है, CO2 गैस। और ये आपकी जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कहां पर वायुमंडल में प्रेजेंट है, वायुमंडल में उपस्थित होती है। जैसे इसके ऑक्सीजन से तुरंत दोस्तों ऑक्सीजन मिली, इसको अच्छे से ऑक्सीजन, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है और ये कार्बन पूर्ण दहन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और मैं अगर दोस्तों इसकी मात्रा की बात करूं तो ये वायुमंडल में 0.03% है। कितनी दोस्तों, 0.03% है। क्या 0.03% है क्या ये जो कार्बन है, क्या दोस्तों कार्बन की गैस जो वायुमंडल में उपस्थित है। लेकिन दोस्तों एक गैस और होती है जो वाहनों में निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक मिनट, क्या बता रहा हूं मैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड वो क्या होते हैं, देखिए वो ऑक्सीजन से, कार्बन है और ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करता है लेकिन अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा मतलब ये है दोस्तों अपूर्ण दहन होता है वहां पर। क्या अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन होता है वहां पर, अपूर्ण दहन। तब दोस्तों CO गैस बनती है। CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्यों है देखिए,
कार्बन मोनोऑक्साइड, अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 कर दिया, कार्बन 2 कर दिया। अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोस्तों वाहनों से निकलती है, कहां से, वाहनों से। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे मान लीजिए कोई जो वाहन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा है, अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये वायुमंडल में होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, बोलिए। जैसे दोस्तों अब आपको ये बताना है कि आपके वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, वायुमंडल की बात कर रहा हूं तो ध्यान से सुनना। तो अगर मैं बताऊं तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों ये वायुमंडल में इसलिए नहीं होती है, अभी तो अप और डाउन हुआ था, वहां पर ऑक्सीजन उसे उतनी मात्रा में नहीं मिली, लेकिन वायुमंडल में तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है ना। तो ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, और जिसकी मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में, 0.03% होती है, 0.03% होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके कार्बन के बारे में। आखिर ये कार्बन क्या करना चाहता है दोस्तों। पहले हम आपको ये सिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर दोस्तों मैं आपको ये सिखाने का प्रयास करूंगा कि कार्बन जो होता है वो सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण क्यों करता है। जो आपका कार्बन है वो सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण क्यों करता है। क्या दोस्तों, कार्बन, ये है दोस्तों आपका कार्बन। क्या है, कार्बन, जिसका दोस्तों अगर आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना है, 6 होता है। अब दोस्तों प्रत्येक जो तत्व होता है वो क्या करता है, अक्रिय गैस, सक्रिय गैस, जैसे जो हीलियम जैसा समूह क्रमांक 18 में देखो उनके जैसा बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वहां पर जो उनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है, तो इसको दोस्तों 2 मिलते हैं पास में। इसको कितनी गैसें मिलेंगी पास में, 2। एक मिलेगी ये हीलियम और दूसरा क्या बनेगा, नियोन। दूसरा क्या मिलेगा, नियोन। दूसरा ये नियोन। अब दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए, 2, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। अब दोस्तों इसको या तो अब देखिए, अभी मैं आपको एक चीज और बता दूंगा कि आप बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये ज्ञात कर सकते हो कि बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, वो सब जान लोगे, आप चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों ये आपका कार्बन जो कंटेंट है, कार्बन जो है वो दोस्तों 2 गैसों जैसे बनना चाहेगा, या हीलियम या नियोन। अब सवाल ये आता है कि ये क्या करेगा। अगर दोस्तों ये जो है ये या तो यहाँ हीलियम जैसे बनेगा तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा दोस्तों, त्याग करेगा। एक मिनट रुकिएगा। 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग, क्या करेगा, त्याग। जब दोस्तों त्याग करेगा तो यहाँ पर +4 आ जाएगा, यानी +4 इसकी संयोजकता हो जाएगी। अगर दोस्तों इसको क्या करना है, अगर इसको हीलियम जैसे बनना है तो ये क्या करेगा दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण। क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन दोस्तों त्यागने के लिए, इसे 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या दोस्तों, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको बस इस चीज को समझने के लिए बस आपको एक चीज और करनी होगी, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर दोस्तों मैंने ये बताया है कि दोस्तों समूह क्रमांक को कैसे याद रखें। मतलब इस समूह क्रमांक में ये परमाणु है, इस समूह क्रमांक में ये है, जैसे हमें 1 में कितने हैं, 2 में कितने, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये जब आप देख लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब दोस्तों देखिए, प्रत्येक परमाणु जो होता है वो अक्रिय गैस बनना जैसे चाहता है। अब आपको पता है कि कार्बन या तो हीलियम जैसे बनेगा या नियोन जैसे बनेगा। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए अगर दोस्तों ये इस गैस जैसा बनेगा तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, जिसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर दोस्तों ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी और ले ले, तो दोस्तों ये नाभिक में फिर इतनी झेलने की क्षमता नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 झेलने की क्षमता है। अब ये क्या करे, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, सहसंयोजी यौगिक यानी दोस्ती करेगा। मतलब इसके रहेंगे उतने ही, उसके अपने बता देगा, अपने उसके बता देगा। जैसे क्या होता है, आप अपनी कोई ऐसी मान लीजिए कई सारी चीजों में दोस्तों आप पार्टनरशिप कर लेते हो। जैसे मान लीजिए कोई चीज 50 रुपए की है और आपके पास 25 है, मेरे पास 25 है। अब उस चीज को खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, 25 तुम्हारे दे दिए, 25 अपने दे दिए, 50 हो गए और उस चीज को ले लिया। अब दोस्तों अब हम दोनों का अधिकार उस चीज पे है। अब कोई तीसरा पर्सन अगर पूछेगा ये चीज किसकी है, तो आप कहोगे ये मेरी है। अगर मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगा ये मेरी है। अगर कई सारे लोग जब बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप पे तो वो कहते हैं मेरा मेरा, तो ये वही करेगा। अब सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण होगा। कितने का, सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण। अब आप यही देखोगे सॉरी पानी पी लेता हूं।
तो आप देखोगे कि यहीं पर सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण होगा। क्यों होगा वो आपने सीखा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो करना चाहता है वो ये करना चाहता है। अब कैसे होगा देखिए। अब दोस्तों जब आप सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करने जा रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर एक चीज वो ये है कि दोस्तों इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। हम क्या करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ही देखेंगे। देखना कैसे पार्टनरशिप होती है वो देखिए आप। अब आप क्या देखने जा रहे हो दोस्तों? सहसंयोजी यौगिकों को, सहसंयोजी यौगिकों को, सहसंयोजी, सॉरी अभी रुको मैं इसको ठीक करता हूं। सहसंयोजी यौगिकों को, सहसंयोजी, सहसंयोजी यौगिकों को देखोगे तो मैंने दोस्तों पहले ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन को किसको ले लिया? मान लीजिए मैंने ले लिया क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है वो दोस्तों क्लोरीन, ये Cl2 क्या होता है? क्लोरीन। ये क्या दोस्तों? क्लोरीन है। अब देखिए इसमें एक चीज और होगी दोस्तों, सहसंयोजक यौगिक में आपको देखने को मिलेगा एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। ये जब आप सीख लोगे तब आप जान पाते हो कि हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर उसको वो आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको जो दोस्तों आपको डीप पढ़ना होगा वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया कि आपके पास एक क्लोरीन का परमाणु है। किसका? क्लोरीन का। अब यहाँ पर Cl2 है तो 2 क्लोरीन है, तो दोस्तों आप पहले 2 क्लोरीन लिख दो, 2 क्लोरीन। अब दोस्तों जब आप इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हो, क्या जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हो तो उसमें 2 चीजें को ध्यान रखना पड़ता है। आपको उसमें बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, लेकिन हम दोस्तों वो नहीं करेंगे। आपको ये बताइए ये जो क्लोरीन है वो कौन से परमाणु समूह में आता है? कौन से समूह क्रमांक में आता है? तो दोस्तों जब आप समूह क्रमांक, आप अभी क्या कर सकते हो? आप एक काम कर सकते हो, अभी तो आप मेरा दूसरा वीडियो तो देखने जाओगी नहीं, लेकिन आपके पास एक रिसोर्स उपलब्ध है। या तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी या तो आपके पास बुक है। तो चैप्टर 5 को ओपन कीजिए। अब उसमें देखोगे आप दोस्तों क्लोरीन जो कि समूह क्रमांक ऐसे 17 के अंतर्गत मिलेगा। कितने के अंतर्गत? 17 के अंतर्गत, यानी 17 जो होगा उसी के अंतर्गत आपको क्लोरीन मिलेगा। अब देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब हम दोस्तों ये चीज कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएंगे कैसे? हमें ये बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। लेकिन अब हम ये कैसे जानेंगे कि इसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन है? फिर से दोस्तों हमें ये जानना होगा, हमें करना ये होता है कि बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से नहीं करेंगे तो आप कैसे करोगे? तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि ये जितने भी मैं परमाणु बताऊंगा वो कौन से समूह क्रमांक में है। तो आपने देखा अपने बुक में, आई होप देख लिया होगा, अगर नहीं भी देखा तो मैं बताता हूं कि जो क्लोरीन होता है, क्या क्लोरीन, वो समूह क्रमांक 17 में आता है। कितने में? 17 में। अब दोस्तों जैसे आप 17 में से 10 माइनस कर दोगे, 17 में से 10 माइनस कर दोगे तो उसमें क्लोरीन 17 में से 10 माइनस किया, 7 बचा। यानी क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। बोलो बात चमका, बात समझ में आई? फिर से मैं आपसे ये बताने का प्रयास करूंगा, जब अब दोस्तों आप अपनी पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो आपको क्लोरीन समूह क्रमांक की 17 में जितने भी परमाणु मिलेंगे, समूह क्रमांक 17 में जितने भी परमाणु क्रमांक है उनमें से अगर आप 10 घटा दोगे तो उनके बाह्यतम कक्ष में उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उनके बाह्यतम कक्ष में उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। जैसे आपने देखा कि ये क्लोरीन जो है वो समूह क्रमांक 17 का सदस्य है। किसका? 17 का। तो आपने 17 में से 10 माइनस कर दिया, यानी आपके 7 इलेक्ट्रॉन क्या आ गए? 7 इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों आपके 7 ही इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में उपस्थित है। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए इसको अक्रिय गैस बनना है, अक्रिय गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में 8 होने चाहिए। कितने? 8। तो दोस्तों इसको कितने की आवश्यकता है? 1। तो जितने की आवश्यकता होगी उसको आप क्रॉस बनाकर आगे लगा दो। अब इसके कितने बाह्यतम है? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 7 हो गए। इसके बाह्यतम कक्ष में 7 उपस्थित। दोस्तों देखिए क्रॉस आप इसलिए लगा रहे क्योंकि अभी हम थोड़ा इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएंगे। या आप बिंदु भी रख सकते हो। तो आपने 17 में से जैसे ही 10 माइनस किया तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन मिले। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने हैं? 7।
अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको अक्रिय गैस बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन यानी 1 की आवश्यकता है। जितने की भी आवश्यकता है उसी को सामने रख दो, जितने की भी नीड है इसे उतने उसी को सामने कर दिया जाता है। क्या सामने? अब ठीक इसी प्रकार इस क्लोरीन को भी 1 की आवश्यकता होगी, इसको भी सामने कर दिया और इसके 6 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए, इसके 6 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए। अब इससे पूछा जाएगा कि मैं आया, अब मैं थोड़ा केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, मान लीजिए अभी मैं कुछ नहीं जानता हूं, बस थोड़ा बहुत सीख लेता हूं, वो सिखाता हूं। अब मैं आया, मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ इस क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आपने कहा ये देखो इस क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपने कहा देखो, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैंने सोचा अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास नहीं होगी। इसने भी क्या कर दिया, इसने भी क्या ये कहा कि ये देखो मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसे दे दिया, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये कर दिया और बीच में पार्टनरशिप कर ली। क्या कर ली? पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप क्या कर ली? पार्टनरशिप। इस प्रकार इन दोनों के बाह्यतम कक्ष में 8-8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं। इसी को दोस्तों आप सहसंयोजी यौगिक कहते हो। इसी को क्या कहते हो? सहसंयोजी यौगिक। मतलब इन्होंने एक दूसरे की सहायता कर दी या पार्टनरशिप कर ली, कुछ भी मान लो। जो चीज 10 रुपए की थी 5-5 दो दोस्तों पे थी, 5-5 मिला के 10 रुपए कर लिए और चीज खरीद ली। अब ये दोनों दोस्त ये कहेंगे ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है। ठीक इसी प्रकार ये कहेंगे ये मेरे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा ये मेरे 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इनके बीच दोस्तों आपको एकल बंध दिख रहा होगा। दो इलेक्ट्रॉन के बीच एकल बंध बनता है, 4 के डबल बंध बनेगा, 6 के ट्रिपल बंध बनेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी हुई, तो यहाँ पर कौन सा बंध बना? एकल बंध। एकल बंध, एकल बंध क्या बना? एकल बंध, एकल बंध। अब दोस्तों एक चीज और समझ लो दोस्तों, जो समूह क्रमांक है, समूह क्रमांक, जैसे दोस्तों समूह क्रमांक देखिए, अब क्लोरीन आपका 17 था, ऐसा नहीं क्लोरीन के ही बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। उस समूह क्रमांक में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी उस समूह क्रमांक में जितने भी परमाणु हैं उनमें से आपको अगर 17 में से 10 माइनस कर दोगे, समूह क्रमांक 17 में से 17 में मान लीजिए जितने भी परमाणु क्रमांक आपको दिख रहे होंगे, जैसे आपको 17 होगा। और इस प्रकार दोस्तों आपको जितने भी परमाणु क्रमांक दिख रहे हैं, जितने भी परमाणु क्रमांक हैं, उनमें से अगर आप 10 माइनस कर दोगे तो उन सबके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लोरीन के ही होंगे, सबके होंगे, ये बात आप लोग याद रखना। इससे ये हो जाता है कि आपको एक चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक। जब आप ये याद करोगे तो दोस्तों फिर आपको ये बनना होता है, बिन सोचना बनाओगे तो सीधा 10 माइनस करना है। और आपको ये तो जानना होगा कि आखिर किस समूह में किस परमाणु समूह में कौन कौन आता है, 17 में क्या है, 15 में क्या। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब की बार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो दोस्तों अब की बार जो गैस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? दैट इज ऑक्सीजन। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन, O2। अब की बार हमने ऑक्सीजन को ले लिया, किसको? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो पहले 2 ऑक्सीजन को लिख लो, O2, सॉरी कितने ऑक्सीजन है दोस्तों? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को लिख लो। एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। अब देखिए, अब आप बताइए ऑक्सीजन कौन से परमाणु समूह में आता है, कौन से समूह क्रमांक में आता है, सॉरी ये बताइए। तो आप देखो कि ऑक्सीजन आपको दिखेगा समूह क्रमांक 16 में, समूह क्रमांक 16 में। ऑक्सीजन कौन सी समूह क्रमांक में दिखेगा? 16 में दिखेगा, यानी 16 में। अब हम ऑक्सीजन के ये कैसे पता करें कि बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? तो मैंने आपको बताया समूह क्रमांक में से बस 10 को घटा दो, तो जब आप इसमें 10 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी जो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। अब बताइए, अब इस ऑक्सीजन को साथियों कितने की आवश्यकता है? बाह्यतम कक्ष में 8 होने चाहिए और 6 प्रेजेंट है पहले से, तो इसको कितने की आवश्यकता है? 2। इस ऑक्सीजन को 2 की आवश्यकता है, तो 2 क्रॉस बनाकर सामने कर दो। इसको 2 आवश्यकता है और इसमें है कितने? 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 और इसको 2 की आवश्यकता है। ये देखो इसको 2 की, इसको कितनी इसको भी 2 की आवश्यकता होगी और इसके पास भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों देखिए अब क्या होगा, मैंने इस ऑक्सीजन से पूछा कि तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इसने ये कहा, ये देखो ये रहे मेरे 8 इलेक्ट्रॉन,
यानी इसने सेकेंड वाली ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसने भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब आपने देखा यहाँ पे जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में प्राप्त हुई है वो हमने पार्टनरशिप से प्राप्त की है। हालांकि इन दोनों के पास भी नहीं थे, लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई और हमें मिल गए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कौन एक बंद ये बन गया, एक बंद ये बन गया। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा बंद बना है, द्विबंध। यहाँ पर कौन सा बंद बना है, द्विबंध। यहाँ पे कौन सा बंद बना है, द्विबंध बना है। यहाँ पर कौन सा बंद बना हुआ है दोस्तों, द्विबंध बना हुआ है। कौन सा बंद बना हुआ है साथियों, द्विबंध बना हुआ है। कौन सा बंद बना हुआ है, द्विबंध। बोलो समझ में आया होगा आपकी, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन दोस्तों आप कैसे जानोगे कि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित है, तो आपको ये देखना होगा, जैसे जो भी परमाणु का मैं नाम लेता हूं आपको ये देखना है कि आखिर ये किस समूह क्रमांक में है। क्या दोस्तों, किस समूह क्रमांक है। जैसे अभी मैंने आपको ऑक्सीजन दिया, अब 16 समूह, ये ऑक्सीजन किसका है, समूह क्रमांक 16 का। अब दोस्तों हमने क्या किया, 16 में से 10 को माइनस कर दिया, यानी ऑक्सीजन के जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होगी वो कितने होंगे, 6। अब आपको पता है कि दोस्तों अक्रिय गैस बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, क्योंकि 8 होने चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके दे दिए, 2 इसके दे दिए और इन दोनों को बना दिया और अच्छे से कर लिया। अब हम आपको और भी एग्जांपल करा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल करा रहे हैं। अब दोस्तों आपको मैं एग्जामिन करा रहा हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसको साफ करते हैं, नाइट्रोजन का करके देखिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसका, नाइट्रोजन N2 का। नाइट्रोजन का करोगे तो ये रहा नाइट्रोजन। अब देखिए N2, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये हो गया आपका और एक नाइट्रोजन ये हो गया। ठीक है, इतनी दूर मत ले जाओ, चलो यहाँ पर बना लेने दो। अब देखिए, अब आपको पहला काम क्या है कि ये किस समूह क्रमांक में है, तो नाइट्रोजन आपको समूह क्रमांक 15 में दिखेगा। किसमें दिखेगा, समूह क्रमांक कितना होगा, 15। अब इसका समूह क्रमांक 15 है, तो हम ये कैसे जाने कि बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी हैं। तो आपको क्या करना है, 10 में से माइनस कर देना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके बाह्यतम कक्ष में अभी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5। अब आपको पता है इसको अक्रिय गैस बनने के लिए 3 की आवश्यकता है, कि 5 3 8। तो पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन सामने रख दो, 1 2 3। अब इसके पास कितने हैं, 5 है, तो ये 5 भी लगा दो, 1 2 3 4 5 मान लीजिए, ये 5। अब इसको भी दोस्तों इसके भी 3 बाहर कर दो, 1 2 3। अब इसके पास है कितने, 5 पहले से ही हैं। अब क्या करना है, अब इस नाइट्रोजन से पूछेंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की, तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो ये कह देगा ये देखो मेरे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूर्ण हुए हैं, और ये भी कह देगा मेरे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखो 1 बंद 2 बंद त्रिबंध, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन की बंद त्रिबंध। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, त्रिबंध। क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको त्रिबंध देखने को मिलेगा। क्या, त्रिबंध, जो आपने अच्छे से सीखा होगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सरल है। आखिर एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध ये आपका हाइड्रोकार्बन में काम आएगा, कि जो हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त होगा, असंतृप्त होगा, उसमें दोस्तों असंतृप्त में 2 बंध और त्रिबंध बनते हैं, और संतृप्त में सिर्फ एक बंध बनता है, और उनके अलग अलग नाम है, वो मैं सब सिखा दूंगा आपको। बस चिंता की बात नहीं है, बस थोड़ा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर लेने से आप सीख तो जाओगे नहीं। तो आज आपने कम से कम एक चीज तो सीख ली, क्या, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं। बस थोड़ी मेहनत और आवश्यकता है। जैसे अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा वर्क करना होगा। जैसे H2O को स्वयं बनाइए, जल की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी होगी आपको। किसकी, जल की, जल की बनानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की बनाना होगा, CO2, ये आपको स्वयं बनाना होगा। इन सबका अगर आप जवाब चाहते हो तो आप दोस्तों इंस्टाग्राम वंश प्रताप, वंश प्रताप, ये मेरा यूजर नेम है, वंश प्रताप। इसमें दोस्तों आप अपनी फोटो को सेंड कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कोई सा भी डाउट, लगभग मैं जवाब देता हूँ, जब देखता हूँ तब दे दूंगा आपका जवाब। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये नंबर की तरफ है हाइड्रोजन का
कार्बन डाइऑक्साइड जल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है आपको, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ठीक इसी प्रकार बनानी है। और आपको ये अवश्य याद करना होगा कि समूह क्रमांक में जितने भी सदस्य, जैसे देखिए एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे समूह क्रमांक में जितने भी परमाणु आएंगे उनमें से अगर आप, जैसे समूह क्रमांक 15 में जितने भी परमाणु हैं उनमें से अगर 10 आप माइनस कर दोगे तो किसी एक स्पेशल परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। सबके जितने में भी 215 में जितने भी परमाणु आ रहे हैं उनमें से अगर आप 10 माइनस कर रहे हो तो उन सबके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे? 5, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार 13, 14, 15, 16, 17 आपको याद कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको भी, वो भी वीडियो देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। आपने आज इतना सीखा, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको क्या कर देता हूँ, 1 मिनट के सहसंयोजी यौगिक के कुछ गुण बता देता हूँ। सहसंयोजी यौगिकों का क्या होता है दोस्तों? गलनांक और क्वथनांक कम होता है। अब दोस्तों आप कहोगे सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जो मतलब ये जितने भी सहसंयोजी यौगिक हैं इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। और दोस्तों विभिन्न होता है अगर इनका गलनांक गलनांक का मतलब जब दोस्तों आप किसी चीज को गर्म करो और वो द्रव में आ जाए। क्या? द्रव में आ जाए। जैसे अगर मैं दोस्तों इसको गर्म करूं, मार्कर को, जब तक ये गर्म अवस्था, द्रव अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वो इसका गलनांक होगा। और वहीं अगर दोस्तों मैं इसको क्या कर दूं, गैस बना दूं, वो क्वथनांक होता है। यानी किसी चीज को इस तरीके से गर्म करना कि वो द्रव में आ जाए तो गलनांक है, और उस चीज में गर्म करना कि दोस्तों गैस बन जाए वो क्वथनांक है। तो ये कह रहा है कि इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, मतलब इनको आसानी से जलाया जा सकता है, ये समझ लो। यही होगा, क्योंकि दोस्तों जब आप कार्बन कंटेंट को देखते हो वो तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो बेसिकली ये सब वही है। और ये पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में ज्यादातर अघुलनशील होते हैं। ये सब इसके गुण हैं जो आपको बुक में भी दिए, पढ़ सकती हो। तो आई होप आपको दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बस दोस्तों शेयर करने का कष्ट करें, क्योंकि आप अगर दूसरों का ख्याल रखोगे तो ये यूनिवर्स आपका ख्याल रखेगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी दोस्तों प्रॉब्लम आई हो या मेरे पढ़ाने में जो कुछ भी मिस्टेक हुआ हो तो आप सब कुछ कमेंट में बताइए कि ये सुधारना है, या ये अच्छा था, या ये बुरा था, या कतई बुरा था, या कुछ भी हो आपको बता देना है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वेट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।